बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शानी स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स 1 स्टडी करेंगे। जो लास्ट चैप्टर था वो हमारा काइनेमेटिक्स के बारे में था। काइनेमेटिक्स हमने बोला था जो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स हैं ये दोनों मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं जिसमें हम मोशन स्टडी करते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स में जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो हमारा उन फोर्सेस से कंसर्न नहीं होता जो मोशन को कॉज करते हैं या जो मोशन को चेंज कर रहे होते हैं। डायनामिक्स में हम मोशन तो स्टडी करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हम उन फोर्सेस को भी स्टडी करते हैं दैट कॉजेज़ द मोशन और दैट चेंजेस द मोशन। ठीक है, तो डायनामिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को डायनामिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए कि इसमें हम मोशन स्टडी करते हैं और आल्सो वो फोर्सेस भी स्टडी करते हैं जो मोशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों की डेफिनेशन ऑफ फोर्स की। फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है विच टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, वो उसकी स्टेट को चेंज करने पर उसे मजबूर करती है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेस पे है तो उसे स्टार्ट करने में हेल्प करती है। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे स्टॉप करने में हेल्प करती है। स्पीड इट अप और स्लो इट डाउन। अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो उसको स्पीड अप करने या स्लो डाउन करने का काम भी फोर्स ही करती है। एंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, और मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज करने का जो काम करती है वो कौन करती है? फोर्स करती है। ठीक है, तो फोर्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जो चेंज करती है और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, स्टार्ट और stop its motion, speed it up or slow it down and can change the direction of motion। ठीक है, it is for the definition of force को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसका जो सिंबल है कैपिटल F उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। ये मैंने इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स लिखी है, फोर्स कैपिटल F, और उसके ऊपर हम इस तरह से एरो मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारे पास दो तरह की हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरी हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसमें दो सर्फेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में हों, फिजिकली टच कर रही हैं एक दूसरे को, और उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो फोर्स कहलाती है कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो फोर्स है वो डिस्टेंस से ऑपरेट करती है, मतलब उनमें दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, उनमें ख़ास गैप होता है और फिर भी वो फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती हैं। इनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे पास चार तरह की हैं, नॉर्मल फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स। ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। ठीक है, ये फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ये जो नेशनल बुक फाउंडेशन की अब जो बुक आई है उसमें जो फोर्सेस की जो टाइप्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये एक न्यू टॉपिक है। तो हो सकता है आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप लोगों से पूछा हो डिफाइन फोर्स एंड एक्सप्लेन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन उस तरह से तैयार मस्ट करना है, इसको बिल्कुल भी आपने लाइट नहीं लेना। तो इसको बुक पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल लिखा हुआ था, तो मैंने आप लोगों के लिए इस हेडिंग्स लिख के ईजी नोट्स बना दिए हैं। तो आप ये वाले अगर याद कर लें तो आप लोगों के लिए काफ़ी आप आराम से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑपरेट कर रही होती है और दोनों फोर्सेस एक दूसरे से फिजिकली कॉन्टैक्ट में होती हैं, इस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ऐसी फोर्स होती है, जैसे लेट्स सपोज पहले हम इसकी डायग्राम्स देख लेते हैं। नॉर्मल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करती है। लेट्स सपोज कि हमने बुक को टेबल की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, जो बुक का वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन उसके वेट के बराबर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है जो टेबल की सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये टेबल है और टेबल की सरफेस अगर हम देखें तो नॉर्मल फोर्सेस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर एंगल कहलाता है। और जो फोर्स है वो टू द सरफेस ऑफ द टेबल क्या है, या टू द सरफेस ऑफ द टेबल वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो उस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स एक बॉडी को एक दूसरे के अक्रॉस मूव करने नहीं देती, मतलब बॉडी जो बुक पड़ी हुई है वो टेबल में इस फोर्स की वजह से नहीं जा सकती। अगर नॉर्मल फोर्स ना हो तो अंदर धंस जाती है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसको हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि नॉर्मल फोर्स इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स
दैट एक्ट बिटवीन टू सर्फेसिस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग अक्रॉस ईच अदर, ठीक है। द फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पे टेबल था, दैट कीप्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पासिंग इनटू ईच अदर, जो उनको एक दूसरे में धंसने से रोकती है, वो फोर्स क्या कहलाती है, नॉर्मल फोर्स कहलाती है। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एफ और उसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल एम लिखते हैं, ये नॉर्मल फोर्स की रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, द फोर्स परपेंडिकुलर टू द टेबल इज F1, ठीक है। फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द टेबल होगी उसको हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। फिर हम F1 मीन्स नॉर्मल फोर्स। थर्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में है वो है थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी लेट्स सपोज वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसको अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, मतलब इसको प्रोपेल करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे रॉकेट है तो रॉकेट उसकी जो फ्यूल बर्न करती हैं वो स्पीडली उसकी टेल से पीछे पुश आउट हो रही होती हैं, एस्केप आउट हो रही होती हैं, और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे एक अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है जो रॉकेट के मोशन को रॉकेट को अपवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स, जो बॉडी को प्रोपेल करती है टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अ फोर्स दैट प्रोपेल्स अ बॉडी कौन सी होती है, कोई फ्लाइंग मशीन भी हो सकती है, इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो उसको प्रोपेल करती है, धकेलती है डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंजन प्रोड्यूसेस थ्रस्ट, इंजन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जब कार के इंजन में थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है तो वो उसको एक्सेलरेट करती है, उसकी स्पीड को बढ़ा देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नो हाउ होगा। फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टिव फोर्स होती है, ठीक है, जो मोशन को रेजिस्ट करती है, मोशन को स्टॉप करने का काम करती है। हम ग्राउंड पर वॉक करते हैं तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी, जैसे लेट्स सपोज ऑयल वगैरह गिरा हुआ फर्श के ऊपर, तो उस केस में जो फ्रिक्शन ग्राउंड की फ्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, इस वजह से हम वहाँ पे वॉक नहीं कर पाते, हम गिर जाते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें वॉकिंग में हेल्प करती है, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो बॉडी का मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है और उसके मोशन को अपोज करती है, ठीक है। द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ सॉलिड सरफेस, ठीक है, जो मोशन सॉलिड सरफेस के मोशन को रेजिस्ट करे, या फ्लूइड की लेयर्स को रेजिस्ट करे, या मटेरियल एलिमेंट्स को रेजिस्ट करें, वो जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और ये जितने भी जैसे फ्लूइड की लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं। या फिर हम दो सरफेसेस देखें, सॉलिड सरफेसेस की बात करें, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम देखें। यहाँ पे ये कोई भी बॉय है, ये सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसकी जो पुशिंग फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स राइट जा रही है, और जो ग्राउंड की रेजिस्टिव फोर्स है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं वो बैकवर्ड जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सॉलिड सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एक सॉलिड क्या है, बॉक्स है, और दूसरा सॉलिड क्या है, ग्राउंड है। तो इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या कहलाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगी। इसी तरह फ्लूइड्स की लेयर में भी जो रेजिस्टिव फोर्स होती है वो क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है। लेकिन फ्लूइड्स के केस में हम उन्हें ड्रैग फोर्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंशन। टेंशन फोर्स भी दो ऑब्जेक्ट्स के फिजिकल कांटेक्ट के वाइज प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये ऑपरेट होती है थ्रू स्प्रिंग, रोप, केबल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने स्ट्रिंग के ज़रिए या स्प्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है, टाई किया हुआ है, तो उस वजह से जो स्ट्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी डायग्राम देखें, डायग्राम में उन्होंने यहाँ पे ये किसके ज़रिए, रॉक के ज़रिए इन्होंने ये वेट को टाइप किया हुआ है। वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो अपवर्ड एक्ट करेगी, और इसी टेंशन के बाइस जो वेट है वो हैंग रहेगा रॉक के साथ, अदरवाइज ये जो वेट है वो गिर भी सकता है। तो टेंशन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर हैंगिंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रॉड के ज़रिए, केबल के ज़रिए या स्ट्रिंग के ज़रिए जो फोर्स ऑपरेट करती है दो फिज़िकली कॉन्टैक्ट बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, ठीक है। द फोर्सेस exerted by two or more physical objects that are in contact through spring, rope, cable is called a tension. Tension keeps spider web together, consist of numerous fine strands that pull on one another, ठीक है। जो स्पाइडर वेब जो बनाता है,
जाला, मकड़ी जो जाला बनाती है वो भी, उसमें भी देखिए आप तो स्ट्रिंग्स होते हैं और वो उसमें भी थ्रेड्स होते हैं और वो थ्रेड्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्पाइडर का वेब जो है वो स्पाइडर का वेब इंटैक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिक फोर्स है, ये भी हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती है। इलास्टिक फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को अगर हम उसकी शेप को डीफॉर्म कर दें तो उसको वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाने में हेल्प करती है, इसको हम इलास्टिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, द फोर्सेस दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो उस वक्त एक्सर्ट करता है ताकि जो उसकी शेप डीफॉर्म हो गई है वो वापस अपनी असली हालत में आ जाए या अपनी शेप को डीफॉर्म ना होने दे, इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक फोर्स दैट अराइज फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और ये मीडियम के अपने पार्टिकल्स ही से अराइज होती है ये वाली फोर्स। ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जो डिस्टेंस से ऑपरेट करती हैं और इसमें दोनों बॉडीज़ के बीच में किसी किस्म का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, द फोर्सेस विच एक्ट एट अ डिस्टेंस, जो एक डिस्टेंस से एक्ट कर रही हों विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज़ के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, इस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास 3 तरह की फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन ने जब न्यूटन ट्री के नीचे बैठा हुआ था, उसके ऊपर एप्पल फॉल किया तो उसी ने वहाँ से अंदाज़ा लगाया कि कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्शन ज़रूर है कि हर जो चीज़ गिरती है वो ज़मीन ही की तरफ आती है, वो इधर उधर की तो जा सकती है। तो वहाँ से उसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट निकाला था कि ज़मीन के अंदर एक ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि वो अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो 2 मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑपरेट करती है। ठीक है, अब मैसिव ऑब्जेक्ट्स में दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अर्थ और एप्पल के केस में अगर हम देखें तो एप्पल का मास बहुत छोटा है और अर्थ का मास एज़ कम्पेयर टू एप्पल इनॉर्मस है। मीन्स एप्पल को अर्थ तो अट्रैक्ट कर सकती है लेकिन अर्थ को एप्पल अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मैस। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि क्यों अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट कर रही है, मून अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ये सारा हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने यहाँ इसकी डेफिनेशन पे फोकस करना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स विथ मैस, कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हों वो मैस लेस ना हो, उनका कोई ना कोई मैस होना ज़रूरी है। उस वक्त जो उन दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑपरेट करती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हमें कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज 2 चेयर्स आपस में करीब पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनमें गैप है, वो 2 चेयर्स भी एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि वो एक दूसरे की तरफ खींचकर नहीं जा सकती और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, मतलब दोनों चेयर्स, दोनों का मैस है, तो जो मैसिव बॉडीज़ होती हैं, मींस ऐसी हर बॉडी जिसका मैस होगा वो क्या करेगी, दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और ये अट्रैक्शन क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। ठीक है, फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपीरियंस्ड बाय मून बिकॉज ऑफ अर्थ, जो अर्थ के ज़रिए अर्थ की तरफ जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट होती है मून की, मतलब मून जो है वो अर्थ की तरफ अर्थ के गिर्द ऑर्बिट में अपने सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। इट्स ओनली बिकॉज के अर्थ जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करती है ऑन द मून, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उसको अपने ऑर्बिट से इधर उधर नहीं होने देती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने याद रखना है टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स विद मैस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बिटवीन 2 मैसिव ऑब्जेक्ट्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स है जो चार्जेस के बीच में ऑपरेट करती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, अट्रैक्टिव कब होगी, जब 2 बॉडीज़ के ऊपर चार्जेस अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होगी, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगी। और रिपल्सिव कब होगी, जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे, जैसे पॉजिटिव चार्जेस एक साथ पड़े हुए हैं तो उनमें जो फोर्स ऑपरेट करेगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। लेकिन इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, और ये किनके बीच में होती है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है। ठीक है,
जो भी बॉडीज चार्ज होंगी, या हम ये भी कह सकते हैं बिटवीन ऑपरेटेड बिटवीन द चार्जेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो सर्कल में रिवॉल्व करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो अपने सर्कल में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व करते हैं, जो उन्हें कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, न्यूक्लियस का पॉजिटिवली चार्ज प्रोवाइड करता है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चार्ज बॉडीज़ के बीच में ऑपरेट करती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स, अगर मैग्नेट आप देखें लैब में जो मैग्नेट्स हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, उसमें एक उसका मैग्नेटिक बार, उसका एक पोर्शन रेड होता है, एक ब्लू होता है। ठीक है, उसमें से एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। इसी तरह अगर दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब रख दें, उनके नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने होंगे, तो वो लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उनमें जो फोर्स ऑपरेट होगी वो मैग्नेटिक होगी, लेकिन रिपल्सिव इन नेचर होगी। और अगर हम नॉर्थ और साउथ एंड एक दूसरे के ऑपोजिट एंड जो है वो एक दूसरे के सामने रख दें, तो फिर जो उनमें फोर्स ऑपरेट करेगी वो अट्रैक्टिव, वो भी मैग्नेटिक फोर्स लेकिन अट्रैक्टिव नेचर की होगी। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान मैग्नेटिक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस। फॉर एग्जांपल द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू नॉर्थ पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल्स को आपस में रखिए, तो उनमें जो फोर्स ऑपरेट करिए वो रिपल्सिव फोर्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस का भी टोटली न्यू टॉपिक है इस बुक में। फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास 4 तरह की होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो सारी न्यूक्लियर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकंड फंडामेंटल फोर्स है। फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेज इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेज। जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेज उसमें जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और लास्ट वन आ जाती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक टर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज पार्टिकल्स। ठीक है, जो फिजिस्ट हैं उन्होंने फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सप्लेन किया था थ्रू एक्सचेंज पार्टिकल्स। ठीक है, ये वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं विद मच लेस मैसिव। ठीक है, इनका मैस बहुत ज़्यादा कम होता है देन अ प्रोटॉन, मतलब इनका मैस इतना कम होता है कि प्रोटॉन के मैस से भी लेस होता है। ट्रैवल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर, ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं कैरिंग द फोर्स। ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो इतने जिनका मैस प्रोटॉन के मैस से भी कम होता है, ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करके जाते हैं, और ट्रैवल करके जाते हुए ये वहाँ क्या करते हैं, फोर्स कैरी कर लेकर जाते हैं। ठीक है, ईच फोर्स इज़ कैरीड और मेडिएटेड बाय एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, के दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल एक्सचेंज करेंगे, और वो जो पार्टिकल एक्सचेंज करेंगे वो असल में फोर्स होगी जो वो पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये और यहाँ पे टॉपिक न्यू है कि एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब हर फंडामेंटल फोर्स का अपना एक्सचेंज पार्टिकल है। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को देखें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर फोर्स में जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो उनका जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करें तो वो न्यूक्लियस ब्रेकअप पार्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ बाइंड किए हुए हैं, वो फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। ठीक है, द फोर्स विच कीप्स द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स टाइटली पैक्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वो फोर्स जो प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में पैक रखे हुए हैं वो फोर्स क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास पायोन्स हैं। ठीक है, द एक्सचेंज पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स आर कॉल्ड पायोन्स। इसमें पायोन्स जो पार्टिकल है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल कर जाता है और अपने साथ फोर्स कैरी करके लेके जाता है। इसका मतलब वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में
फोर्स कैरी करके लेके जा रहा है, इस वजह से उसे क्या बोल रहा है, एक्सचेंज पार्टिकल बोल रहा है। और इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज होती है, नियरली जो डायमीटर ऑफ द प्रोटॉन होता है बिल्कुल इस रेंज में ये ऑपरेट करती है, अदरवाइज ये ऑपरेट इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था जिसका एक्सचेंज पार्टिकल क्या था, पायोन्स था, और ये वो फोर्स है जो प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर पैक किए हुए हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स चार्जेस के बीच में होती है। जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है वो इलेक्ट्रिक भी हो सकती है और मैग्नेटिक भी हो सकती है, इस वजह से इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स एक्ट बिटवीन चार्जेस, इट इंक्लूड्स बोथ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, ये डिटेल्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। और इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल है या वो पार्टिकल जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स कैरी करके लेके जा रहा होता है वो मैसलेस है, मीन जिसका कोई मैस नहीं है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और इसके मैसलेस नेचर होने की वजह से, कि मीन्स इसका बिल्कुल भी मैस नहीं है, इस नेचर की वजह से ये इनफाइनाइट रेंज तक ऑपरेट कर सकती है। मतलब एक मैसलेस पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, तो उसकी रेंज फाइनाइट नहीं है। जैसे हमने इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात की कि उसकी रेंज डायमीटर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होती है, इससे ज़्यादा रेंज पे वो ऑपरेट नहीं कर पाती, वो डिमिनिश हो जाती है। लेकिन जो मैसलेस नेचर ऑफ फोटोन है वो इसको इफेक्टिव बनाता है टू ऑपरेट ओवर अ वाइड टू इनफाइनाइट रेंज। ठीक है, लेकिन ये है कि इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर जाती है एज द इट्स डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस के इस जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा फोटोन, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसने फोर्स कैरी की हुई है, वो कम से कम होती चाहिए। लेकिन ये इनफाइनाइट रेंज तक फोर्स को कैरी करके लेके जा सकता है, चाहे वो फोर्स उस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक क्यों ना रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने बोल दिया, पीछे पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑपरेट करती है विच हैज़ मैस, जो मैस रखते हैं। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे किसी न किसी फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में ये ऑपरेट कर रही है, पूरी यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये ऑपरेट कर रही है, और इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ये वीकेस्ट है अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। इसमें भी जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो मैसलेस हैं, जिनको हम ग्रेविटोन बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम ग्रेविटोन बोलते हैं। ये टेबल हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये इनको कंप्लीट कर लेते हैं। जिनको हम इसमें जो मैसलेस पार्टिकल जो एक्सचेंज पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रहे हैं वो क्या है, ग्रेविटोन। यहाँ भी क्या है, जो पार्टिकल है वो मैसलेस है, मीन्स इसकी रेंज की क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और ग्रेविटोन को अभी तक डिटेक्ट पायोन्स हमने डिटेक्ट कर लिए, हमने जो पायोन्स डिटेक्ट कर लिए, इसके अलावा हमने फोटोन डिटेक्ट कर लिए, लेकिन ग्रेविटोन ऐसा एक्सचेंज पार्टिकल है जिसको अभी तक हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फंडामेंटल फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है उससे 10,000 टाइम्स वीकर है, और इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज है अमंग ऑल, इसकी शॉर्टेस्ट रेंज है अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। ये वीक फोर्स है बट इट प्लेस अ मेजर रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है, लेकिन ये भी अपना बहुत अहम किरदार अदा करती है यूनिवर्स के स्ट्रक्चर बनाने में। इसमें जो ये भी एक्सचेंज फोर्स है, जिसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो तीन तरह के हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बॉसन्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसमें भी एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं, लेकिन इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बॉसन्स बोलते हैं। एंड दिस फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके। ये वो फोर्स है जो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस करती है। रेडियो एक्टिव डिके में एक अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद को स्टेबलाइज करता है, चाहे वो प्रोटॉन का रिमूवल करे, चाहे वो न्यूट्रॉन का रिमूवल करे, लेकिन वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए रेडियो एक्टिव डिके शो करता है। ठीक है, तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, रेडियो एक्टिव डिके के लिए। स्पेसिफिकली इट चेंजेस द फ्लेवर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल कॉल्ड द क्वार्क। क्लासिक प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूक्लियस में कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे क्वार्क। ठीक है, तो ये क्वार्क यहाँ हमारे पास जो न्यूक्लियस में 6 टाइप्स के होते हैं। अपवर्ड क्वार्क होता है, डाउनवर्ड क्वार्क होता है। तो जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तो जो बॉसन्स पार्टिकल्स हैं, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं, वो अपने एक्सचेंज पार्टिकल्स के ज़रिए उनका फ्लेवर या उनकी टाइप चेंज कर देती है। आपको अपवर्ड
क्वार्क है तो उसको डाउनवर्ड कर देगी, ठीक है। इस तरह से उसकी टाइप चेंज करेगी। व्हेन दिस प्रोसेस ऑकर्स अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्रोटॉन। और जब भी वो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का फ्लेवर चेंज करती है या क्वार्क का फ्लेवर चेंज करती है, उसकी टाइप को चेंज करती है, तो असल में क्या करती है कि उसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन मौजूद है उसको किसमें बदल देती है, प्रोटॉन्स में बदल देती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में था। ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये न्यू टॉपिक्स हैं आप लोगों की 9th में जो नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू आई है, तो आप लोगों ने इनको सीरियस लेके पढ़ना है, बिल्कुल भी इनको लाइट नहीं लेना। क्वेश्चन इसमें से आप लोगों के लिए एक सॉलिड क्वेश्चन बना हुआ आ सकता है। अब हम इसका टेबल एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है कुछ इसमें से आ जाए। फंडामेंटल फोर्स अगर हम देखें तो पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी रेंज डायमीटर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है और उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, 1। फंक्शन क्या करता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ये अट्रैक्शन डेवलप करता है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये अट्रैक्शन डेवलप करता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, जो एक पार्टिकल से दूसरे जो एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन की तरफ फोर्स लेकर जा रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पायोन्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो फोटोन है और फोटोन मैसलेस है, इस वजह से इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी 7.3 इंटू 10 की पावर -5 समथिंग है। और इसमें जो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, रिपल्सिव फोर्स और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इस नीचे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में ये अट्रैक्टिव होगी और ऊपर वाले में रिपल्सिव होगी। और इसमें जो फोर्स है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ कैरी होकर जा रही है वो क्या कहलाती है, फोटॉन्स कहलाती है। जो जिसके ज़रिए जा रही है वो क्या है, फोटॉन्स हैं। फिर वीक फोर्स है। वीक फोर्स में हमने कहा कि इसमें भी एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो 3 तरह के होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोसन्स बोलते हैं। और इसकी रेंज 10 की पावर +7 और रिलेटिव स्ट्रेंथ 10 की पावर -5 है। इसमें देखें ये न्यूक्लियस के अंदर क्या करती है, एक उसके फ्लेवर्स को, क्वार्क के फ्लेवर को चेंज कर देती है। और इस प्रोसेस के दौरान वो प्रोटॉन को किस में बदल देती है, न्यूट्रॉन को किस में बदल देती है, प्रोटॉन में बदल देती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की भी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या है, ग्रेविटन है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स डायग्राम्स। बहुत ही मज़े का टॉपिक फोर्स डायग्राम्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस हमारी जो फोर्स डायग्राम्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टम डायग्राम्स और दूसरे को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स। जो सिस्टम डायग्राम्स हैं इसमें जो पूरा सिस्टम होता है उसको पूरा सिस्टम, जैसे हम फ़िश को कैच कर रहे हैं और उसको एक स्टिक के साथ हमने एक रोप टाई की हुई है और देन हमने फ़िश कैच की है, तो इसमें जो पूरा सिस्टम है उसका एक विजुअल एक्सप्रेशन दिखाते हैं। जैसे पीछे से हम स्टिक ड्रॉ करेंगे, फिर उसके साथ से रोप एंड देन उसके साथ फ़िश हम पूरी दिखाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम डायग्राम। मतलब एक रियल डायग्राम है, वो रियल ऑब्जेक्ट्स जिसमें हम शो करवा रहे होते हैं वो क्या कहलाती है, सिस्टम डायग्राम कहलाती है, ठीक है। अ सिस्टम डायग्राम इज़ अ विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड। इसमें हमें जितने भी ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं उन सब को हम विजुअलाइज करवाते हैं। जैसे रोप है, हमें स्टिक चाहिए, स्टिक के साथ हमें रोप चाहिए, रोप के साथ फ़िश हैंग हुई है, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, सिस्टम डायग्राम कहलाएगी। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ हम उस बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके साथ हमारा कंसर्न होता है, मतलब जिसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। जिस बॉडी को हमने एनालाइज करना होता है कि इस बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है। और इसके साथ हम विद एरोज शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एरोज ड्रॉ करते हैं जो ये बताती हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। इनको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसमें देखें पहले सिस्टम डायग्राम्स हैं। सिस्टम डायग्राम्स में हमने फ़िश पकड़ी, उसके लिए हमें स्टिक चाहिए, पूरा एक थ्रेड चाहिए या रोप चाहिए और उसके साथ फ़िश हैंग हुई है।
अब हमने ये देखना है कि इस फिश पे कौन कौन सी फोर्स एग्जर्ट हो रही है। तो उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम में हमने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की डायग्राम ड्रॉ करनी है या इमेज ड्रॉ करना है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे फ़िश को एनालाइज कर रहे हैं कि फ़िश पे कौन कौन सी फोर्सेस एग्जर्ट कर रही हैं, तो हमने जस्ट उसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। और एरोज़ के साथ हमने मेंशन किया कि कौन कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो इस पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक है टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा वेट ऑफ द फिश जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं या वेट भी बोल सकते हैं, जिसको हम FG से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। असल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने FG मेंशन किया है, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम है। नीचे आए, नीचे उन्होंने फुटबॉल बताया है। फुटबॉल क्या है, इन्होंने किक की है तो ये एयर में प्लेस हुआ है, ठीक है। ये एयर में इसकी पोजीशन है। अब यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इधर कौन कौन सी फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि वेट ऑफ द फुटबॉल है, और दूसरा अपवर्ड फोर्स जो कि एयर की रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और वो क्या कहलाती है, ड्रैग फोर्स कहलाती है, ठीक है। FD से रिप्रेजेंट किया है। इसके ऊपर दो फोर्सेस हैं, FG एंड FT। ये हम देख चुके हैं पहले भी। यहाँ पे बुक टेबल की सरफेस के ऊपर पड़ी है। ये इसकी सिस्टम डायग्राम है जिसमें पूरे हमने ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने विजुअलाइज करना है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ किया है। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में जस्ट हमारा फोकस किसके साथ है, एनालाइज हम किसको कर रहे हैं, बुक को कर रहे हैं। तो ये बुक का हमने 2D इमेज बनाया, और इसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और जो नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी जब किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ी होती है जो वो फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट कर रही होती है वो क्या कहलाती है, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे एक फोर्स डाउनवर्ड जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और दूसरी फोर्स अपवर्ड जो कि नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सिस्टम डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन और इनका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इनकी डेफिनेशंस आप लोगों ने मस्ट करनी है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में सिस्टम डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम्स की डेफिनेशन ही बताई हुई है। और उसके अलावा अगर इस तरह की कोई फिगर आ भी जाए तो उसमें आप लोगों को पूरा उन्होंने बोला होगा कि आप एक सिस्टम डायग्राम और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करें जिसमें हम फिश कैच करें या फुटबॉल को किक करें या बुक प्लेस हुई है ऑन द टेबल। इसके अलावा रॉकेट का भी पूछ सकते हैं, रॉकेट की फ्री बॉडी डायग्राम और सिस्टम डायग्राम ड्रॉ करें तो आप इजीली उम्मीद करती हूँ ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी वे है इनको ड्रॉ करने का, और टॉपिक भी ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास है नेट फोर्स। अच्छा जी, तो नेट फोर्स क्या होता है, एक बॉडी के ऊपर एट अ टाइम बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं, ठीक है। और उन सारी फोर्सेस को जब हम ऐड अप करते हैं तो जो उन सारी फोर्सेस का एक सिंगल फोर्स जो इफ़ेक्ट शो कर रही होती है उसको हम बोलते हैं नेट फोर्स, ठीक है। सारी फोर्सेस को ऐड करने के बाद हमारे पास एक नेट फोर्स आती है, और नेट फोर्स उन सारी फोर्सेस का हमें टोटल इफ़ेक्ट बता रही होती है, ठीक है। Different forces can act on an object, and the net force is the total effect of all the forces acting on the body, ठीक है। डिफरेंट फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं, और नेट फोर्स क्या है, टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। जितनी भी फोर्सेस उनका हम सम करके टोटल निकालें तो जो इफ़ेक्ट शो करती है जो फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। नेट फोर्स हमारे पास कैसे आती है, F1 + F2 + F, जितनी भी फोर्सेस हैं टिल Fn सबको ऐड अप किया, हमारे पास वो सारों का कंबाइन इफेक्ट आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं। नेट फोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। अगर तो नेट फोर्सेस का जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब का अगर हम सम लें और नेट फोर्स हमारे पास 0 आए, इट मीन्स कि फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। अदरवाइज फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है। जब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी तो देयर विल बी नो चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका बॉडी का मोशन चेंज नहीं होगा, या तो वो रेस्ट पे होगी या फिर वो मोशन में होगी। नेट फोर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे बुक लाइंग ऑन द टेबल है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। मींस इसके साथ हमें क्या प्लेस करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। तो अगर हम इसका एफ नेट फाइंड करें तो दोनों फोर्सेस चूँकि सेम मैग्नीट्यूड की हैं तो इसको भी हम एफ के इक्वल ले लेते हैं, और माइनस ये जो नॉर्मल फोर्स है वो यहाँ पे क्या होगी, एड अप होगी, लेकिन इसके साथ साइन माइनस का है तो आप लोगों का प्लस माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी नेट फोर्स आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और हम बोलेंगे कि दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और बॉडी मूव नहीं करी बल्कि वो रेस्ट पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है
अनबैलेंस्ड फोर्सेस उस वक्त होती हैं जब टोटल नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो ना आए, बल्कि कोई ना कोई उसका नंबर आए, तो इतनी उसके फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है और बॉडी मूव करेगी अपना। अगर वो मूव कर रही है तो हो सकता है और वो स्पीड अप हो जाए या स्लो इट डाउन, कुछ इस तरह का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को की डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसी बुक में कर ली है। रिजल्टेंट फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिजल्टेंट फोर्स इज़ द सिंगल फोर्स दैट हैज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज टू बी एडेड। ये एक अकेली फोर्स होती है जो सबका इफेक्ट शो करती है, जितनी भी फोर्सेस को हम ऐड कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है? रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरह की फोर्सेज होती हैं। एक हमारे पास होती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज और दूसरी हमारे पास होती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स को हम नेट फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें लाइक पैरेलल फोर्सेस, अगर हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं उनका हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड दिया होगा उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और उनसे हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है तो फिर हमने उनके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे कोई बॉडी है, ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की हुई है, कार है, इसकी एक फोर्स 4 न्यूटन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और एक और फोर्स भी इसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है जो कि 4 न्यूटन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मींस दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के सेम है, दोनों फोर्सेस क्या है? पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो इस केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को प्लस करने से आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें फोर्स 4 न्यूटन की हम अप्लाई कर रहे हैं और इसको हम लेट्स सपोज हमने डीसेलरेट किया है और जो फोर्स अप्लाई की है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में की है और उसको हम क्या बोलेंगे? इसकी डायरेक्शन अब हमारी ऑपोजिट हो गई। मींस ये पैरेलल फोर्सेस तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस वजह से हम इन दोनों फोर्सेस को क्या बोलते हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर का तो फिर हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देते हैं। तो 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी देखें ये दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को प्लस कर देंगे तो रिजल्टेंट यहाँ पे ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है, पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। मींस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हम उनको क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को समझने वाली थी। बाकी ये इजी है। रिजल्टेंट फोर्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ऐड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज इन केस ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेज। लाइक पैरेलल फोर्सेज के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज को हम ऐड कर देते हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज के केस में मैग्नीट्यूड को फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन्स के लॉज आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो वो आप लोगों की फेवरेट भी होनी चाहिए। जब आप उसे फेवरेट बोलेंगे तभी वो आपको याद रहेगी और याद होगी और आखिर तक याद रहेगी। जो मैंने ये स्टेटमेंट्स इनकी याद की हुई हैं, जब मैं 9th में थी मैंने तब की हुई हैं और अभी तक मेरी ज़ुबान पे ये रवानगी, मतलब मैं फ़्लो में इनको पढ़ती हूँ। जब भी पढ़ती हूँ ना तो मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़्लो में मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त हमारी टीचर्स ने ये डेफिनेशंस, ये स्टेटमेंट्स इनकी रटवाई हुई थी। ठीक है, और कुछ हमें नहीं भी आता तो एटलीस्ट हमें न्यूटन्स की तीनों जो लॉज हैं उनकी स्टेटमेंट्स रटी हुई हैं। तो आप लोगों ने भी इनको रटना है बिल्कुल। जब आप लोग रीड करें तो आप लोग इनको फ़्लो में पढ़ें। ठीक है, तो फ़्लो में जो चीज़ हमें याद होती है वो हमें लिखने में भी फिर हमें उस टाइम नहीं लगता, हम जल्दी से उसको पेपर पे उतार देते हैं। ठीक है, तो अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं पेपर के लिए तो आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट चीज़ का है भी तो आप जस्ट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड ना करें। आप लोगों ने अपने पास मटेरियल भी रखना है और मटेरियल आप लोगों के पास तब होगा जब आप लर्निंग करेंगे, चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है, तो बाज़ औक़ात कहते हैं कि टीचर्स हमें रट्टे लगवा रही हैं, तो ये रट्टा लगवाना नहीं होता, वो आप लोगों को कह रही होती हैं कि आप अपने पास मटेरियल रखें। कॉन्सेप्ट तो आप ले ही लेते हैं लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे माइंड में वर्ड्स ही नहीं आ रहे होते कि हम किस तरह से उनको पेज पे उतारें। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखती हैं। यहाँ पे अब हमारे पास आ गए हैं न्यूटन्स के लॉज। न्यूटन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम कहते हैं कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है वो उस वक्त तक रेस्ट रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, और जो एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो उस वक्त तक अपना यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रखेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, तो
तो इन्होंने क्या बोला है, इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जो, जैसे अभी हमने बुक लाइंग ऑन द टेबल की बात की, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और बुक जो नॉर्मल फोर्स थी वो अपवर्ड एक्ट कर रही थी, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया था और नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी। तो बॉडी, जब हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स हो तो बॉडी क्या रहेगी, मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी बॉडी अपनी स्टेट को, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट ही पे रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फिर वो अपना यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, इफ़ द नेट फोर्स if the net external force acting on an object is zero, the object will maintain its state of rest or of uniform motion। ठीक है, नेट, अगर बॉडी की नेट फोर्स ज़ीरो है देन उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इट मीन्स कि एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि एक बॉडी की वेलोसिटी में यूनिट टाइम में कितना चेंज आ रहा है तब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अगर किसी किस्म का चेंज आ ही नहीं रहा, हमारी वेलोसिटी ही ज़ीरो है, तो बॉडी में किसी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, अगर नेट फोर्स ज़ीरो है then object will remain then the object will remain its state of rest, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे then it will continue its uniform motion कांस्टेंट वेलोसिटी के, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी में जब भी होती है तो एक्सेलरेशन नहीं होती। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ की एक्सप्लेनेशन है, पहले हमने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी, देन उसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट किया, अब हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम क्या देखते हैं, इन्होंने सिंपल बोला हुआ है, अर्थ के लिहाज से मोशन को एक्सप्लेन किया है। द ऑब्जेक्ट इन मोशन वुड कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एवर। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा अपना लीनियर मोशन कंटिन्यू रखेगा अगर उसके ऊपर किसी किस्म का फोर्स, किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही, या अगर उसके ऊपर फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं तो उनका नेट क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, और वो अपना मोशन कंटिन्यू रखेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कंटिन्यू रखेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो रही हो। ठीक है, हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कभी भी ऐसा कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते जो हमेशा ही यूनिफॉर्म मोशन ना हो, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस लाइक ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन विच रिटार्ड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम जो भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उनमें ग्रेविटी और फ्रिक्शन जैसी फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं जो किसी न किसी तरह से उनके मोशन को रिटार्ड कर देती हैं। बट इन फ्री स्पेस, लेकिन अगर हम खिला में देखें तो खिला में किसी किस्म की कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है भी तो वो क्या है, निग्लिजिबल है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन मेंटेन्स इट्स कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस के न्यूटन्स का जो लॉ है वो एप्लीकेबल है जस्ट ऑन स्पेस, सिर्फ स्पेस पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे जो यूनिफॉर्म मोशन में चीज़ें मूव कर रही हैं वो अपना मोशन कंटिन्यू रखती हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि वहाँ पे उन पर किसी किस्म की कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, और जो उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो भी क्या है, निग्लिजिबल है, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी इतनी है कि वो उनको अपने ऑर्बिट्स में रोटेट करने के काबिल बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इनर्शिया से रिलेटेड है। लॉ ऑफ, हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया वो टेंडेंसी है बॉडी की जिसके ज़रिए वो अपने अंदर चेंज जो उसके ऊपर अगर फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं तो वो उन फोर्सेस को अपोज करके अपनी स्टेट को बरकरार रखती है। ठीक है, वो चेंज को रेजिस्ट करती है। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। कि रेस्ट पे बॉडी मौजूद है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो कोई भी फोर्स जो उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे वो उसके ख़िलाफ़ क्या करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है अपने अंदर, और ख़ुद को अपनी उसी स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में, यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रखने की कोशिश करती है। इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और इनर्शिया किसकी वजह से होता है, मैस की वजह से होता है। जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी बॉडी में एबिलिटी होगी कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रख सके। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक बॉडी तेज़ मूव कर रही है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी, और वो फास्ट मूव कर रही है, तो हमारे लिए उसको स्टॉप करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये उसका मैस ही है जो उसको इनर्शिया प्रोवाइड करता है, और वो अपना जो मोशन है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। ठीक है,
The tendency of a body to resist any change in its state of rest or of uniform motion is called inertia. Newton's first law of motion को हम law of inertia भी बोलते हैं. The object with more mass have greater inertia, क्योंकि जिसका mass ज़्यादा होगा उसका inertia भी ज़्यादा होगा. It is the reason why it is difficult to stop massive objects. इस वजह से heavier objects को stop करना हमारे लिए मुश्किल होता है. इसके अलावा mass is a quantity that is dependent on inertia. mass जो है वो inertia पर डिपेंड करता है. greater the mass the greater the inertia and vice versa. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, जो लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आते हैं. अगर ये एक्सप्लेनेशन आ जाए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपने एक्सप्लेनेशन में ऐड करने हैं. ठीक है, मतलब अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है 7 या 8 मार्क्स का, तो फिर आपने ये इनके आंसर्स भी इसमें ऐड करने हैं. मैंने ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के अलग से इसलिए लिखती हैं क्योंकि पेपर में ये स्टेटमेंट्स आप लोगों से पूछी जाती हैं. व्हेन द बस सडन स्टार्ट्स और स्टॉप वी फील अ जर्क. ठीक है, जब भी बस एक झटके से एकदम से स्टार्ट या स्टॉप होती है तो हमें एक झटका सा फील होता है. तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम बस में बैठे हुए हों और बस अचानक से स्टार्ट होती है तो हम इनिशियली किस पे होते हैं? रेस्ट पे होते हैं. तो हमारी बॉडी इनर्शिया की वजह से खुद को रेस्ट पे रखने की कोशिश करती है. ठीक है, लेकिन जब बस स्टार्ट होती है तो वो उसका जो वो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अपर पार्ट इनर्शिया की वजह से मूव नहीं करता. दैट्स वाई हम पीछे की तरफ हमें झटका फील होता है. ठीक है, लेकिन जब बस स्टॉप होती है तो स्टॉप हमारी जो बॉडी है वो बस के साथ, हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बस के साथ मूव अपना मोशन कंटिन्यू करने की कोशिश करता है ड्यू टू इनर्शिया. बट एज द बॉडी स्टॉप द लोअर पार्ट कंटिन्यू इट्स मोशन. दैट्स वाई वी फील अ सडन जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इस वजह से हमारी बॉडी सामने को गिरती है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए. ये थोड़ा सा समझना आप लोगों के स्टेज पे थी तो मुझे भी ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे समझ आई है कि किस तरह से लोअर बॉडी पार्ट बस के साथ मूव करता है, किस तरह से स्टॉप करता है. ठीक है, तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसी लेवल पे समझ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ आप लोगों के जो स्टेज पे यहाँ अब की जो जनरेशन है उनकी मेंटल लेवल काफ़ी बेहतर है हमसे, हमारे टाइम से. When the bus sudden start or stop, we feel a jerk. जब बस एकदम से स्टार्ट या स्टॉप होती है तो हमें एक झटका फील होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया. ये जस्ट इनर्शिया की वजह से होता है. वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, बट हम रेस्ट पे रहने की कोशिश करते हैं. बट आवर लोअर बॉडी पार्ट मूव विद द बस. लेकिन हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बस के साथ मूव करने की कोशिश मूव करता है. एंड अपर पार्ट ऑफ द बस रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया. वो अपनी इनर्शिया स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखता है. दैट्स वाई वी फील सडन जर्क व्हेन द बस स्टार्ट और स्टॉप्स. इस वजह से हमें सडन जर्क फील होता है. ठीक है, वाई द पैसेंजर्स फॉल आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ शार्प टर्न. इसी तरह जब मोड़ आता है तो बस जब मुड़ती है तो पैसेंजर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं. तो इसकी भी रीज़न क्या है? इनर्शिया है, क्योंकि वो बस के साथ स्ट्रेट लाइन मोशन में थे. इनर्शिया की वजह से वो अपना स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बस के साथ शार्प टर्न लेता है. बट अपर बॉडी पार्ट इनर्शिया की वजह से अपनी जगह मेंटेन रखने की कोशिश करता है. दैट्स वाई आवर बॉडी फॉल्स आउटवर्ड. इस वजह से हमारी बॉडी आउटवर्ड फॉल हो जाती है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में ऐड करने हैं. इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट आपसे पेपर में पूछी जाती है वो भी मैंने आप लोगों के सामने प्लेस कर दी है. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ में हमने क्या बोला था कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? ज़ीरो है. नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट एंड कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन. बट अगर वो नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो नहीं है, वो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है. ठीक है, तो फिर उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. ठीक है, नेट फोर्स अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या होगा? उसकी वेलोसिटी मींस चेंज होगी, और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. ठीक है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो, then a change in velocity of the motion of the body will occur, and this change in velocity produces acceleration in the body.
एंड दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द नेट फोर्स, उसका डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट रिलेशन है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, मीन्स ग्रेटर द नेट फोर्स ग्रेटर विल द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन, और उसकी नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इसका डायरेक्ट रिलेशन नेट फोर्स के तो साथ है, लेकिन उसका इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन इसका किसके साथ है, फोर्स के साथ, और इन्वर्स रिलेशन इसका किसके साथ है, मास के साथ, ठीक है। फर्स्ट लॉ से आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेकेंड लॉ कैसे डिड्यूस हम करा सकते हैं कि अगर इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो देन द वेलोसिटी of the body changes and it will not and it will no more and it is no more in uniform motion, and due to this change velocity acceleration will be produced in the body, and this acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the object। ये हमारी स्टेटमेंट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स, ठीक है। कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल की जैसी ही होगी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेट फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मास के। तो एफ प्रोपोर्शनल एफ, ए प्रोपोर्शनल एफ एंड ए इन्वर्सली रिलेटेड टू 1/m। दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया तो ए हमारे पास आ जाएगी एफ नेट न्यूमरेटर में और मास डिनोमिनेटर में। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट हमने के लगाया है, और के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस वजह से ए अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो ए बिकम्स इक्वल टू एफ नेट ओवर एम, और यहाँ पे हम इसको एम एफ के लिए रीअरेंज करते हैं। यहाँ एफ को नेट को इधर ही रहने देंगे, एम को इधर ले आएंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और एफ नेट इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एम ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों का न्यूटन सेकंड लॉ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसकी डेरिवेशन आ जाती है, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ज़्यादा तो फिर ऐसी चीज़ें पूछते रहते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट फोर्स क्या है, न्यूटन है, और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें हेल्प आउट करता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन को हम कैसे डिड्यूस करवा सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें एनेबल करता है टू डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन फोर्स। न्यूटन वो कहते हैं कि अगर 1 न्यूटन फोर्स की, हम कहते हैं कि बॉडी में जो फोर्स है वो 1 न्यूटन की है, 1 न्यूटन फोर्स की बॉडी में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो 1 न्यूटन कब होगी, अगर हम बॉडी के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो 1 न्यूटन की एग्जर्ट कर रहे हैं, और उसमें जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस हो 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, और मास ऑफ द बॉडी हम कितना लें, 1 kg लें, तो फोर्स किसके बराबर होगी, 1 न्यूटन के बराबर होगी, ठीक है। वो फोर्स जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, और बॉडी का मास कितना है, 1 kg। इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg देन दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। कि बॉडी का मास 1 kg हो और उसमें जो फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की प्रोड्यूस हो, देन द फोर्स विल बी इक्वल टू न्यूटन। और न्यूटन किसके इक्वल होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोगों ने इसको इस तरह से लिखना है, -2 लिखना है, यहाँ -2 लिखेंगे तब ये पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज ये आपका गलत होगा, यहाँ पे आपने -2 मेंशन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन्स का लास्ट लॉ जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थप्पड़ का बदला थप्पड़, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। एक अगर हर एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है, अगर आप थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा भी आपको थप्पड़ मारेगा, तो यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इक्वल फोर्स पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करेगा, लेकिन जो फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करेगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। अब ये हम डिटेल्स आगे पढ़ेंगे।
तब आपको समझ आएगा। और इसकी इजी स्टेटमेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हमने बुक पढ़ी थी उसमें जो थी, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का यहाँ पे इक्वल लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। हाँ, यहाँ इसको हम एक्सप्लेन, ये मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं है, जस्ट एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो आपने जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लें, और पेपर में अगर इस तरह आए तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी साथ लिखनी होगी, ठीक है। लेट वी हैव टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी, एंड body A exert a force on body B and it is represented as FAB, ठीक है। and the body B is also exerting a force on A which is represented as FBA, but this force is opposite to the force FAB, ठीक है। तो FAB और FBA इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मींस अगर ये FAB 5 न्यूटन की है तो FBA भी 5 न्यूटन ही की होगी, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इस वजह से FAB FBA के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव साइन मेंशन करेंगे जो इंडिकेट करेगा कि दो बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस। समझ आ गया। तो जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है तो दूसरी बॉडी भी पहली वाली की बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी, ठीक है। ये आप लोगों की न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्शन रिएक्शन पेयर्स। जो इसके ऊपर यहाँ जो फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं FAB FBA, इनको हम क्या बोलते हैं, ये एक्शन फोर्स है और FBA रिएक्शन फोर्स है। इट मीन्स के यहाँ पे जो फोर्सेस हैं जो जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बोलते हैं। और ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस चूँकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। FAB B और B ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रही है और FBA A ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रही है। दोनों जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सर्ट हो रही हैं। इस वजह से जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाती, इस वजह से दोनों बॉडीज़ भी बैलेंस्ड नहीं रहती, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा, वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर्स क्या हैं, द टू फोर्सेज दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। जो दोनों मैग्नीट्यूड तो उनका सेम होता है, अगर एक 5 न्यूटन की है तो दूसरी भी 5 न्यूटन की होगी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर कैन नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, क्योंकि ये मुख्तलिफ बॉडीज़ पे एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम ये न्यूटन्स थर्ड लॉ की डेली लाइफ से एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और न्यूटन्स थर्ड लॉ की एग्जांपल एक ना एक आप लोगों से पूछ लेंगे। जैसे बुक लाइंग ऑन द टेबल है तो वो थर्ड लॉ को कैसे ओबे कर रही है। और रॉकेट है, रॉकेट वाली एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि रॉकेट है तो वो थर्ड लॉ को कैसे, थर्ड लॉ की बेस पे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला उन्होंने फुटबॉल का बोला है कि व्हेन वी किक अ फुटबॉल, जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो द फोर्स एक्सर्ट्स द एक्शन फोर्स, ठीक है। द फोर्स वी एक्सर्ट्स, वो फोर्स जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, एक्शन फोर्स ऑन द फुटबॉल, एंड एज अ रिएक्शन द फुटबॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन आवर फुट, ठीक है। पहले हमने फुटबॉल को किक की, हमारा जो पाँव है वो क्या करेगा, एक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द फुटबॉल, और एज अ रिएक्शन फुटबॉल भी फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और जो रिएक्शन फोर्स की वजह से जो हम बाज़ औक़ात हमारे पाँव में पेन फील होता है तो वो इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से फील होता है, ठीक है। व्हेन वी जंप, इसके अलावा जब हम जंप करते हैं हमारी लेग्स क्या करती हैं, ग्राउंड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, और जो एक्शन फोर्स कहलाती है, और एज अ रिजल्ट ग्राउंड हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है जो इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। जो हमने फोर्स एक्सर्ट की है उसकी इक्वल होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इस वजह से हम एयर में जंप करने के काबिल हो जाते हैं, एंड और इस रिएक्शन फोर्स की वजह से हम ग्राउंड जो है वो हमें ऊपर की तरफ पुश कर देता है, ठीक है। इसके अलावा when we punch an object or kick something on as an action,
ठीक है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पंच करें या किसी भी चीज़ को किक करें तो वी आल्सो गेट अ फोर्स एक्ट्स ऑन आवर हैंड। तो ऐसा होता है कि हमें हाथ के ऊपर एक फोर्स फील होती है, या एंड लेग्स एज अ रिएक्शन, हैंड्स या फिर लेग्स के ऊपर किक हम लेग से करेंगे, पुश पंच हम हैंड से करेंगे, तो दोनों के ऊपर हमें एक एज अ रिएक्शन फोर्स फील होती है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। ठीक है, तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा रॉकेट का है, रॉकेट किस तरह से वर्क करता है। रॉकेट की टेल में आपने देखा होगा कि क्या होती है, फ्यूल होता है। जब वो फ्यूल बर्न करता है तो वहाँ से गैसेस जो हैं वो उसकी टेल से बाहर की तरफ रश आउट होती हैं, और वो क्या करती हैं, डाउनवर्ड रश आउट होती हैं, जो कि उसका रशिंग आउट ऑफ द हॉट बर्निंग गैसेस आउट ऑफ द टेल, ये उसका एक्शन है। और एज अ रिएक्शन जो हॉट गैसेस हैं वो रॉकेट को फॉरवर्ड मूव करवाती हैं। ठीक है, तो जो रॉकेट का ऊपर जाना है वो उसका रिएक्शन, वो उन गैसेस का रिएक्शन होगा। ठीक है, जो और ये दोनों जो गैसेस का जो रश आउट होना, उसका जो मोमेंटम होगा वो रॉकेट के फॉरवर्ड मोमेंटम के इक्वल होगा। एज अ रिजल्ट रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, the rocket launch also on the basis of Newton's third law of motion. When the fuel in the tail burns, ठीक है, the hot gases rushes out of the tail of the rocket with great force। ठीक है, जो हॉट गैसेस जो हैं वो उसकी टेल से रश आउट होती हैं बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, एंड एज अ रिएक्शन क्या होगा, वो गैसेस क्या करेंगी, एक अप थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगी जो रॉकेट को प्रोपेल करेगा टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन होगा, और इस तरह से जो रॉकेट है वो एक्सेलरेट करता है, वो स्पेस में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का न्यूटन्स थर्ड लॉ, बल्कि तीनों न्यूटन्स लॉ हो चुके हैं। अब हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉज हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ जहाँ हर चीज़ के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, तो वहाँ कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ कंडीशन में हम उनको अप्लाई नहीं भी कर सकते। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, न्यूटन्स लॉज आर नॉट रेडली अप्लाइड ऑन वेरी स्मॉल स्केल। हम इसको बहुत छोटे पैमाने पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर हम एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक स्केल पे एनर्जीज़ को देखें तो वहाँ पे हम पोजीशन एंड एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, पोजीशन और एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते एटॉमिक लेवल पे। इस वजह से ये जो न्यूटन्स लॉज हैं ये हम एटम्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सके कि हम वहाँ पे किस तरह से नेट फोर्स ज़ीरो हों, और हम एक्सप्लेन कर सकें कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, सेकंड या फिर थर्ड। और इसके लिए जो हम जो वेरी स्मॉल स्केल पे जो हम अप्लाई करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के ज़रिए हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की पोजीशन और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉ से हम ये चीज़ें फाइंड नहीं कर सकते एट एटॉमिक लेवल। ठीक है, इसके अलावा न्यूटन के लॉज को हम अप्लाई नहीं कर सकते फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट हाई स्पीड, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हों, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो इतनी तेज़ हों कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हों। ठीक है, इनके ऊपर भी हम न्यूटन्स के लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते। पहला क्या है कि अगर आपको बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं भी दिखी तो आप जस्ट इतनी लाइन लिखते हैं, न्यूटन्स लॉज आर नॉट रेडली अप्लाइड ऑन वेरी स्मॉल स्केल, इनफ है। इसके आगे न्यूटन्स लॉज आर नॉट अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट हाई स्पीड, क्लोज टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आप लिख दें तो आप लोगों के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक था वो मास एंड वेट का था। ठीक है, मास एंड वेट से रिलेटेड जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, और ये क्वेश्चन मुझे 4 साल हो गए हैं 9th पढ़ाते हुए, मतलब 9th 10th मैट्रिक को। तो ये वाला जो मास एंड वेट का क्वेश्चन है ये किसी न किसी शॉर्ट में या लॉन्ग में पार्ट बना हुआ तो ये आता होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना, और ये इसी तरह से क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, मास इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि बॉडी में कितना मैटर है। ठीक है, कितना मास भी हम बोलते हैं, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी को हम क्या बोलते हैं, मास। और वेट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट को हम डिफ़ाइन करते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। ठीक है, मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m एंड वेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w।
इट्स यूनिट इज़ केजी, मैस के यूनिट केजी होते हैं एंड इट्स वेट के यूनिट न्यूटन होते हैं, ठीक है। मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेट हैज़ अ डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, मैस को हम ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, और वेट के लिए हमें स्प्रिंग या स्प्रिंग चाहिए होता है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस चाहिए होता है। मैस जो है वो वैल्यू ऑफ जी से अफेक्ट नहीं होती, मैस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ जी। वेट को अगर हम देखें तो इट्स वैल्यू इज़ अफेक्टेड बाय जी, वेट की वैल्यू ऑफ जी से अफेक्ट होती है। इट्स अ मैस, किसी भी बॉडी का जो मैस होता है वो हर जगह, चाहे हम ज़मीन पर हों, चांद पर चले जाएं, हम जो बॉडी का मैस है, जो बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो सेम रहेगी, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो वेट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या एज वी मूव टू हायर एल्टीट्यूड। तो क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटी पे डिपेंड, जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो जी जो है वो अर्थ पे जी की वैल्यू चेंज है और बाकी प्लैनेट्स पे जी की वैल्यू चेंज है, तो इस वजह से हर जगह पे वेट भी हमारा चेंज होता जाएगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर जो हमारी बॉडी में मौजूद है, जिसको हम मैस बोलते हैं, वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर हम अपना वेट को देखें मून पे तो वो 5/6 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। 5/6 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कितनी है, 1.625। तो जब हम जो वेट है उसका जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वैल्यू ऑफ जी कम होगी है तो इट मीन्स कि हमारा वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू है, तो अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी भी ग्रेटर है, तो हमारा वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट्स वाई आवर वेट इज़ ग्रेटर ऑन अर्थ बट स्मॉलर ऑन मून। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले हम जनरल फोर्स फील्ड की टर्म को डिफाइन करते हैं। फोर्स फील्ड क्या कहलाती है कि जब भी हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ा, हमने पढ़ा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस डिस्टेंस से ऑपरेट करती हैं, मतलब एक ख़ास फासले से ऑपरेट करती हैं, उनमें बॉडी फिजिकली एक दूसरे से फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होती, तो उनकी फिर एक लिमिट होती है, एक हद तक वो उनका जो इफ़ेक्ट है वो फील किया जा सकता है। बियॉन्ड दैट लिमिट वी कैन नॉट फील द इफ़ेक्ट ऑफ एनी कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो वो जो रीजन है जहाँ तक हम किसी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के इफ़ेक्ट को फील कर सकते हैं, वो रीजन उसका क्या कहलाता है, फोर्स फील्ड कहलाता है, ठीक है। द रीजन अराउंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वेयर आर फोर्सेस ऑपरेटिव, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के इर्द गिर्द वो वाला एरिया जहाँ तक फोर्स ऑपरेट कर पा रही है वो क्या कहलाता है, फोर्स फील्ड कहलाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफ़ाइन करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑपरेट करती है, ठीक है। तो वो रीजन अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द का रीजन जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑपरेट हो रही हो, नहीं सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट हो रही है, ये आप चेंज कर लीजिएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेटिव है वो उसकी क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है, ठीक है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑपरेट करती है। तो इस तरह से मैसिव ऑब्जेक्ट्स के अराउंड वो रीजन जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेटिव है वो रीजन क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है, ठीक है। ये वाला वर्ड आप चेंज कर लीजिएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, फील्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये वो फोर्स है जो पर यूनिट मास के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पर यूनिट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है वो उसकी क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ही के सेंस में होती है। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट कर रही होती है वही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। वेल इसका जो ऐसा यूनिट ऑफ जी है, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें फोर्स के यूनिट न्यूटन, मैस के यूनिट केजी, तो उसके यूनिट बनते हैं न्यूटन पर केजी। और सरफेस ऑफ द मून पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा अभी हमने बोला कि जहाँ तक किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट का वो रीजन जहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स ऑपरेट कर रही है वो रीजन उसका क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। तो यहाँ पे देखें ये आप लोगों को बॉल्स शो हुई है, बॉल्स मीन्स यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है
ये कुछ करीब हैं, कुछ दूर हैं और ये सबसे ज़्यादा दूर है, तो इट मीन्स कि यहाँ तक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑपरेट कर पा रही है, इससे बियॉन्ड वो ऑपरेट नहीं करेगी। ये सारा जो डॉटेड एरो से यहाँ पे शो हुआ वो सारी इसकी क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के अराउंड होती है, तो हमने यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट किसकी एग्जाम्पल दी है, अर्थ की। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे जैसे हम अवे मूव करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो मीन्स वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। व्हेन एवर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेज as we move away from the earth, then gravitational field strength will also decreases. Next हमारे पास टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना मोशन है, कितना वो हरकत कर पा रही है, किस हद तक, वो उसकी क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। या फिर हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम के फार्मूला से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, P = mv के प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एरो हेड डाल देते हैं। ठीक है, ये इसकी दो डेफिनेशंस की। पहली डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। ये वेक्टर क्वांटिटी है और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की भी होगी। इसके अगर हम यूनिट देखें तो मैस के यूनिट होते हैं kg, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, तो इसके यूनिट बनी kg मीटर पर सेकंड। और kg मीटर पर सेकंड पेपर में आ जाता होता है kg मीटर पर सेकंड किसके इक्वल है, तो वो न्यूटन सेकंड के इक्वल है। तो इस तरह से मोमेंटम के दो यूनिट बनते हैं, kg मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। पेपर में आता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करें कि जो kg मीटर पर सेकंड है वो न्यूटन सेकंड के इक्वल हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने ये प्रूफ लिखना है, मैंने आपके सामने शो कर दिया है। P = mv, मोमेंटम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस के यूनिट kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। जो ये वाली साइड है राइट हैंड साइड, उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर देना है, s से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किससे कर दिया, s के साथ। नीचे वाले s को जो डिनोमिनेटर्स में s हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और सेकंड हमारे पास अलग रह जाएगा। और ये जो यूनिट्स बनते हैं ये किसके बनते हैं, kg मीटर पर सेकंड किसके यूनिट बनते हैं, न्यूटन के। ठीक है, ये वाले किसके यूनिट बनते हैं, हमारे पास न्यूटन के बनते हैं। तो हमने प्रूफ कर लिया, हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो kg मीटर पर सेकंड है वो किस तरह से न्यूटन सेकंड के इक्वल आ सकता है। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, न्यूटन के इक्वल है। ठीक है, ये आप लोगों का इधर से इम्पोर्टेंट था। फिर हमारे पास है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरह से एक दूसरे से फोर्स और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक दूसरे से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। या इसका क्वेश्चन आता है, डिराइव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, या डिड्यूस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। या ये क्वेश्चन बनवा सकता है, शो दैट F = डेल्टा P / डेल्टा T। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को इनका आंसर सेम है। जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो इसको मिक्स कर देते हैं। जब भी न्यूटन ये आई डिराइव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो वो पूरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखकर आ जाते हैं, जो कि गलत है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, इसको समझ के करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम या हाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ रिलेटेड टू मोमेंटम, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी हम इसको स्टडी करते हैं। इसमें उन्होंने न्यूटन, पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है,
अगर आ जाए कि हम डिड्यूस कैसे करते हैं, तो फिर आप लोगों ने स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है, ठीक है। पहले आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है या डेरिवेशन लिखनी है, ठीक है। वैसे इसकी स्टेटमेंट क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, कि जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी है वो टाइम के साथ किस तरह से जो चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, ठीक है। टाइम रेट ऑफ, यहाँ पे देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसकी डेरिवेशन क्या है कि जब भी फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो वो उसमें क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। और बाय न्यूटन्स लॉ बाय न्यूटन्स लॉ हम कह सकते हैं एफ किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से चेंज हो रही होती है वी एफ तक, और ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन इन्होंने लिखी है वी एफ माइनस वी आई बाई डेल्टा टी। अब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो फर्स्ट में एक्सेलरेशन की जगह फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी है, तो हमारे पास ये बना एम वी एफ माइनस वी आई बाई डेल्टा टी। एम को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एम वी एफ माइनस एम डेल्टा आई एम वी आई। और जो हमारे पास हमें पता है कि एम वी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के इक्वल होता है। तो वी एफ वाला जो मोमेंटम है, वी एफ जो हो जाएगा वो हमारा फाइनल मोमेंटम, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी वाला पी आई इनिशियल मोमेंटम। और दोनों क्या है, चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पी एफ माइनस पी आई को हमने कैसे लिख दिया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आप लोगों का है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, या हाउ फोर्स इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम का टॉपिक है, जिसमें से डिफाइन इम्पल्स का, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड आल्सो गिव इट्स यूनिट का क्वेश्चन आ सकता है। तो इम्पल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हमने न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ही लेकर इसको डिफाइन करना है। नेट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ से डिनोमिनेटर से डेल्टा टी हम एफ नेट के साथ ले जाएंगे, तो डेल्टा पी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ नेट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। और जो एफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के इक्वल होता है। तो इस टाइम हम मोमेंटम को क्या बोल देंगे, इम्पल्स बोल देंगे। और इसके यूनिट्स मोमेंटम के ही इक्वल होंगे, जो कि न्यूटन सेकंड है, ठीक है। तो इसको इम्पल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसी से इसको डिफाइन किया हुआ है। इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम इंटरवल ओवर विच द फोर्स एक्ट्स, ठीक है। इम्पल्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रही है, और वो टाइम इंटरवल जितनी देर के लिए वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, जे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन है वही होगी। इसके यूनिट मोमेंटम ही के जैसे हैं, जो केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, जो इम्पल्स से रिलेटेड टॉपिक है, इससे आप लोगों के रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, वो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स कि उसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस जितनी भी एक्ट कर रही हैं उनका जो नेट है वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सराउंडिंग की जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड होती हैं, दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नेट फोर्स है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। और ऐसे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इसको भी हम जो न्यूटन सेकंड लॉ हमने डिड्यूस किया था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो हम यूज़ करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारे पास नेट फोर्सेस हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। देयरफॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एफ नेट डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यहाँ पे नेट किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल आ गया, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी को हम पी एफ माइनस पी आई लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर से हम इसको इधर लेकर जाएँ लेफ़्ट साइड पे ख़त्म करने के लिए डेल्टा टी को राइट साइड से, तो यहाँ ये ज़ीरो को जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा। तो पी एफ माइनस पी आई को हम लिख सकते हैं पी एफ इज़ इक्वल टू पी आई, क्योंकि पी आई को जब हम इक्वल टू की तरफ ले जाएंगे तो उसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा, और पी एफ माइनस पी आई हमारे पास हो जाएगा। और इसको हम मोमेंटम का फार्मूला
फार्मूला एम वी के टर्म में एम वी एफ इज इक्वल टू एम वी आई कर सकते हैं। ठीक है, पी एफ में हम फाइनल वेलोसिटी और पी आई में इनिशियल वेलोसिटी और एम हमारा कांस्टेंट होता है दोनों केसेस में। ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स फाइनल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा किसके इक्वल होता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है, मतलब पी एफ भी जीरो होता है और पी आई भी हमारे पास जीरो होता है। दिस मीन्स जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो हमारा कंजर्व रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बुलेट। बुलेट के केस में अगर हम देखें, अब बुलेट हमारे पास क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मैस ऑफ द बुलेट हम एम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और मैस ऑफ द गन जो है वो एम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। फायरिंग से पहले मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होने का क्या मतलब है, कहते हैं फायरिंग से पहले मोमेंटम जीरो है तो वो आफ्टर फायरिंग भी मोमेंटम जीरो ही रहना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर फायरिंग हमने सपोज कर लिया मोमेंटम हमारा क्या है, जीरो है। आफ्टर फायरिंग अगर हम देखें तो बुलेट मूव करेगी विद वेलोसिटी वी बी इन वन डायरेक्शन एंड गन रिकॉइल्स विद वेलोसिटी वी जी इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन जो गन रिकॉइल करेगी, आपने देखा होगा कि अक्सर गन चलाते हैं तो वो झटके की वजह से शोल्डर पे हमें प्रेशर फील होता है, तो वो गन रिकॉइल कर रही होती है। तो जो गन के रिकॉइल करने की वेलोसिटी है उसको हमने वी जी से रिप्रेजेंट किया है। तो और हम कहते हैं सच दैट, और वो वेलोसिटीज़ इस तरह से चेंज होती हैं, वी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इस तरह और वेलोसिटी ऑफ द गन इस तरह से चेंज होती हैं कि ओवरऑल मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है और ओवरऑल मोमेंटम हमारा किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। मतलब आफ्टर फायरिंग भी हमारा मोमेंटम जीरो ही रहता है। ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पी एफ किसके इक्वल है, पी आई के इक्वल है, और दोनों हमारे पास क्या है, ज़ीरो के इक्वल हैं। पी एफ हमारे पास अगर हम इसमें से एक मोमेंटम पुट करते हैं, पी एफ देखते हैं, पी एफ और हमारे पास कितना है, किस तरह से आएगा, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई द मास ऑफ द बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ द गन और वेट मैस ऑफ द गन। अब इसमें से वेलोसिटी ऑफ बुलेट ज़्यादा होती है लेकिन मैस ऑफ बुलेट बहुत कम होते हैं, और यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी ऑफ गन बहुत कम होती है और मैस ऑफ बुलेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो दोनों की वेलोसिटीज़ हैं या दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इस तरह आता है कि जो इन दोनों को जब हम सॉल्व करें, मतलब इनका प्रोडक्ट फाइंड करें, तो जो एम जी वी जी का प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, एम बी वी बी का प्रोडक्ट आएगा, वी बी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है और हमारा आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। इसमें हम वेलोसिटी ऑफ द गन को, जो गन का मोमेंटम उसको एक साइड पर रखते हैं और ये किसके मोमेंटम के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट के मोमेंटम, बट इन द ऑपोजिट साइन इनका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। यहाँ से एम बी वी बी को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस एम बी वी बी बन जाएगा। वेलोसिटी ऑफ गन किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस एम बी वी बी, और एम जी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस फार्मूला से हम वेलोसिटी ऑफ द गन को फाइंड कर सकते हैं, और गन की जो रिकॉइलिंग है और वेलोसिटी की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है वो इस तरह से होती है कि हमारा ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट किसके ऑपोजिट है, वेलोसिटी ऑफ द गन के ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स 1 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसके आप लोगों के लिए एक्सरसाइज का लेक्चर अपलोड करूँगी। इसकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप लोगों ने रिसेंटली जो 9th क्लास में पेपर्स दिए हैं उसमें ग्रीन कलर की NBF की बुक यूज़ हुई थी, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो उनकी एक्सरसाइज में से थे। तो आप लोगों ने इस बुक की भी एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना, हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के करना है। कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ऐसा ना छोड़, इस तरह के ना छोड़िएगा कि ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, ये आ नहीं सकता। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, जो क्वेश्चन पेपर में आ जाए वही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ना, अपनी तरफ से आप लोगों ने पूरी तैयारी करनी है। ये हमारा डायनामिक्स का चैप्टर हो गया। इससे पहले यूनिट 2 और यूनिट 1 के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।